चीज़ें जो सेक्शन 10 में नहीं दे रखी फिर भी इंपॉर्टेंट है, 2 पार्टी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब रिटर्न रजिस्टर्ड होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मीटिंग ऑफ माइंड्स होनी चाहिए, दोनों के माइंड सेम चीज़ पे कन्वे कर रहे हो, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल हो परफॉर्म करना। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने ऑफर पढ़ा था, ठीक है, चैप्टर यहाँ से एक एक करके स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन यहाँ तक हुआ था। ऑफर में क्या था, जब वह एक पर्सन सिग्निफाई करता है किसी दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा कुछ करने के लिए कुछ नहीं करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफर। तो हमने जितना 2-3 घंटे में पढ़ा था उतना हमने अभी तक रिवाइज कर लिया। क्लियर? 5 मिनट में। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़े थे, याद होगा, जर्नल ऑफर, स्पेशल ऑफर। जर्नल ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है, स्पेशल ऑफर जो किसी स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप को दिया जाता है। इसमें हमने केस लॉ बताया था, कार्लिक वर्सेस स्नोबॉल, याद है कल वाली क्लास में। जिसने भी मिस किया है कल वाली क्लास, वो हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है, जाके देख सकते हो। एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, जैसे एक्सप्रेस ऑफर जो कि रिटेन एंड रजिस्टर्ड होता है या फिर बाई वर्ड्स किया जाता है। इम्प्लाइड ऑफर जो बाई जेस्चर किया जाता है, जैसे एग्जांपल दिया था, यहाँ से उतरे आपने, ऐसे हाथ दिया ऑटो वाले को, ऑटो वाला रुक गया, लेके आपको चला गया, तो आपके और उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। काउंटर ऑफर, जैसे आपको ऑफर दिया गया है आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज इट इज, उसको काउंटर कर देते हैं। काउंटर इन द सेंस आप अपना ऑफर दे देते हैं उसको। क्रॉस ऑफर, पहले वाले ऑफर को आप कैंसिल करके दूसरा एक नया ऑफर दे देते हैं, उसको क्रॉस ऑफर बोलते हैं। स्टैंडिंग ऑफर, किसी लिमिटेड पीरियड के लिए एक ऑफर ओपन रहता है, उसको हम लोग स्टैंडिंग ऑफर बोलते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, ये भी पढ़ाया था कल हमने, कि ऑफर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी हो सकता है, जर्नल और स्पेसिफिक भी हो सकता है, और ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशंस। ऑफर ऐसा होना चाहिए जो लीगल रिलेशन क्रिएट करे, सोशल रिलेशन किसी भी प्रकार की क्रिएट ना करे। ऑफर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लियर इन द सेंस कि अगर कोई आपको ऑफर दे रहा है तो उसमें सारी बातें बिल्कुल क्लियरली जस्टिफाइड होनी चाहिए कि क्या परचेज करना है, क्या सेल करना है, कितनी क्वांटिटी है, कितने रुपीज़ का है, ये सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, इसमें केस लॉ बताया था, लालमन शुक्ल वर्सेस गौरी दत्ता। मतलब अगर ऑफरी जो है, जिसको ऑफर दिया जा रहा है, उसको ऑफर कम्युनिकेटेड नहीं है तो वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। मतलब जिसको ऑफर दे रहे हैं उसने सुना हो, समझा हो, तभी तो उस पर डिसीजन ले सकता है। ऑफर कैन नॉट कंटेन अ निगेटिव कंडीशन, हमने बताया ऑफर में कोई निगेटिव कंडीशन नहीं लगा सकते हो कि इस ऑफर को एक्सेप्ट करो नहीं तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा इस डेट तक, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। कोई भी मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज नॉट अ ऑफर, कोई ऑप्शन वगैरह अगर लगवा रहे हो तो ऑप्शन कैंसिल होने पे कोई क्लेम विलेम नहीं कर सकते हो। कोई स्टेटमेंट अगर दिया जा रहा है तो उसको ऑफर नहीं बोला जा सकता। अब हम लोगों को यहाँ से पढ़ना था फ्रेश, यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। क्लियर? अब लोगों का रिवीजन भी हो गया। अब एक होता है ऑफर और एक होता है इनविटेशन टू ऑफर। देखो ऑफर के पहले का पार्ट है इनविटेशन टू ऑफर। जैसे कि मॉल में तुम लोग देखते हो एक बढ़िया वो जो बाहर वो डमी लगी होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्या? थोड़ा तेज बोलो। ठीक है ठीक है, मान लो ऐसे करके बना हुआ होता है, ठीक है, हाथ भी होते हैं, सॉरी, ठीक है, ऐसे करके, और इसमें कोई ड्रेस लगी हुई है बढ़िया सी, क्लियर, और इसके नीचे प्राइस लिखा है 2999, होता है ऐसा, देखा होगा। तो ये क्या वो आपको शॉप वाला ऑफर दे रहा है? ऑफर दे रहा है? ऑफर नहीं दे रहा है, आपसे कह रहा है कि आके खरीदो, नहीं, वो इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है। आप इस डमी को देख के शॉपकीपर के पास जाएंगे और अपना ऑफर देंगे कि आई वॉन्ट टू बाई दिस ड्रेस, ऐसे करके, और अपने प्राइस देंगे कि हम इसको 2999 नहीं, हम 1999 पे खरीदना चाहते हैं, तो आप ऑफर देंगे। जैसे कि आप किसी होटल में जाते हैं और बैठते हैं, वो जो वेटर होता है वो मेन्यू कार्ड लाता है और आपके हाथ में रख देता है, क्या वो आपको ऑफर दे रहा है? इनविटेशन टू ऑफर कर रहा है कि ये मेन्यू कार्ड देख के आप ऑफर हमें दीजिए। आप कहेंगे कि हमको कढ़ाई पनीर खाना है और वेटर कहेगा हमारे पास है ही नहीं, क्या ऑफर एक्सेप्ट हुआ? नहीं हुआ। तो ऑफर कौन देगा? मेन्यू कार्ड देख के आप देंगे और वेटर उसको एक्सेप्ट करेगा?
और जो मेन्यू कार्ड देने या फिर देखने वाली प्रक्रिया है वो इनविटेशन टू ऑफर है। जैसे बाहर होल्डिंग लगी है बर्गर किंग 2 बर्गर्स एट 79, क्या ये ऑफर है? इनविटेशन टू ऑफर है। इसको देख के आप बर्गर किंग जाएंगे और मांगेंगे वही 79 वाले 2 बर्गर दो, दैट इज ऑफर। और वो उन लोगों के पास अगर नहीं होगा उस समय तो कह देंगे हमारे पास नहीं है, ये ऑफर केवल वेडनेसडे के लिए, ऐसे करके बोल देते हैं। तो वो लोग ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? ऑफर है इनविटेशन टू ऑफर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अगर जरा सी भी है तो अभी पढ़ने पे दूर हो जाएगी। क्लियर? ऑफर तुम लोग जानते हो, जब वन पर्सन एक्सप्रेस करता है अपनी विलिंगनेस कुछ करने के लिए, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, टू टेक हिज अप्रूवल, नोन एज ऑफर। अब इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? व्हेन वन पर्सन एक्सप्रेस समथिंग टू अनदर पर्सन टू इनवाइट हिम टू मेक एन ऑफर। जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को या पब्लिक एट लार्ज को कुछ एक्सप्रेस करता है और उस एक्सप्रेशन के थ्रू वो सामने वाला पर्सन हमें ऑफर दे, जैसे हमने होल्डिंग लगवाई, या फिर तुम लोग देखते हो हम लोग इंस्टाग्राम पे कोई कोचिंग के अगर कोई न्यूज़ होती है या फिर कोई अनाउंसमेंट होती है, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डिस्काउंट होता है, तो हम लोग इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे लगा देते हैं, बैचेस की डिटेल डाल देते हैं। तो ये क्या है? ये ऑफर है, इनविटेशन टू ऑफर है। इसको देख के स्टूडेंट हमारे पास आएगा कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, वो ऑफर देगा और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? नोन एज इनविटेशन टू ऑफर। इसको डिफाइन किया गया ऑफर को सेक्शन 2A में, ये तो जानते ही हो तुम लोग, और इसको किसी सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ऑफर के थ्रू आप एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो, मतलब ऑफर हो प्लस एक्सेप्टेंस हो, एग्रीमेंट बने प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ हो, तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। यही तो होता है इसका ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू रिसीव ऑफर फ्रॉम पीपल। पीपल से आप इन्विटेशन टू ऑफर देख के लोग ऑफर दें, इसका ऑब्जेक्टिव प्राइमरी यही होता है। एक तरीके से समझ लो एडवर्टाइजमेंट होता है ये। एंड निगोशिएट द टर्म ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट विल बी क्रिएटेड, और टर्म पे निगोशिएट कर सकते हैं। जैसे हमने ये ड्रेस बताया था, ड्रेस कहाँ गई हमारी? ऊपर ये खो गई थी ड्रेस, ठीक है। 2,999। तो आप लोग अगर ऐसे कोई प्राइजेस देखते हैं क्या 2,999 पे ही लेके चले आते हैं? वी आर इंडियंस, बार्गेनिंग करेंगे, समझ रहे हो? कहेंगे भैया 200 रुपये देंगे। इतनी तगड़ी बार्गेनिंग होती है अपने यहाँ, होती है क्यों प्रकार? नहीं नहीं, कर लेते हैं, जेंट्स भी कर लेते हैं, समझे? 200 रुपये देंगे। जैसे अभी हम घूमने गए थे तो वहाँ पे कसौल वगैरह में आइटम्स बहुत महंगे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होती है, समझ रहे हो? तो वो लोग बता रहे थे कि सॉल 7,000 का, समझ रहे हो? ऐसा है 700 है, 90% डिस्काउंट लिया बार्गेनिंग स्किल्स पे। वो लगे हमको आधे घंटे लगे उस शॉप पे। वर्थ इट है और मज़ा आता है वहाँ बारिश में खड़े होकर बार्गेनिंग करने में, क्योंकि उन लोगों का थोड़ा एक्सेंट भी बड़ा अच्छा होता है, पहाड़ी एक्सेंट, समझ रहे हो? थोड़ी देर बात करो उनसे, समझो, समझ रहे हो? अगर तुम एक बंदे को फैमिलियर माहौल दे देते हो तो तुमको मिनिमम प्राइस में अपने बेच देगा, थोड़ा सा मार्जिन लेके, समझ रहे हो? अगर तुमने एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की, तुम बेचने बैठे हो हम खरीदने बैठे हैं, नहीं बेचेगा। आजकल क्या है कि लोगों को अपनी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, तो रिस्पेक्ट दे दो अगर, तो सारे काम हो जाते हैं, समझ रहे हो? वही करना होता है। एसेंशियल टू मेक एन एग्रीमेंट, ऑफर से ही एग्रीमेंट बनता है, हाँ, लेकिन क्या एग्रीमेंट इनविटेशन टू ऑफर से बनता है? इनविटेशन टू ऑफर से ऑफर बनता है, एग्रीमेंट नहीं बनता है। ऑफर के पहले वाली एक्टिविटी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? द ऑफर बिकम एन एग्रीमेंट व्हेन एक्सेप्टेड। ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो एग्रीमेंट बन जाता है। इन्विटेशन टू ऑफर बिकम ऑफर व्हेन रिस्पॉन्डेड बाय द पार्टी टू whom इट इज मेड। जिसको हमने इन्विटेशन टू ऑफर दिया है, अगर वो रिस्पॉन्ड करेगा तो वो ऑफर बन जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पे?
कोई परेशानी आई थिंक नहीं होगी। एक बार इसको रीड कर लो, अगर किसी पॉइंट में कोई दिक्कत लग रही होगी तो हमसे मत पूछना, हमने बता दिया है ना, अब क्या ही दिक्कत तो होगी नहीं। एक बार सब लोग एक सेकंड। क्या हुआ? हमने रखा था। सर आपको हमारे माँ बाप से कभी हमारा नाम जो है घर का दूसरा है, ठीक है, जो स्कूल मतलब यहाँ पे सब लोग जानते हैं वो दूसरा है। घर वाला घर वालों ने रखा था, ये वाला हमने रखा था। सबके पास ऑप्शन नहीं होता ना, ऑलरेडी किसी किसी के दो घर देते घर वाले, तो तीसरा इसीलिए घर वाले एक ही नाम पे खुद कर दो। ऑप्शन जो है, ऑप्शन सबके पास होता है। इतने समझदार होने चाहिए ना बच्चे। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सेप्टेंस। ऑफर पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में आप लोग जानते हैं कि अगर ऑफर जो दिया गया है उसी को आप एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको हम लोग एक्सेप्टेंस दिया जाता है। व्हेन द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। जो बात कही गई है, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था, प्रार्थना ने अपना घर बेचने के लिए प्रखर से बोला है, ठीक है, तो अगर सेम बात पे प्रखर ने एक्सेप्टेंस दे दी, अपनी सहमति दे दी कि ठीक है हम घर खरीद लेंगे, तो उसको हम एक्सेप्टेंस बोल देंगे, ठीक है। एसेंशियल ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस, क्या होने चाहिए वैलिड एक्सेप्टेंस के एसेंशियल एलिमेंट्स? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसका क्या मतलब? ये एक्सेप्टेंस करेंगे तो उसमें कोई कंडीशन नहीं लगा सकते अपने, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड का मतलब कोई भी कंडीशन क्वालिफाई नहीं करनी चाहिए। क्वालिफाई का मतलब कोई कंडीशन जो इन्होंने लगाई है उसको ये ब्रीच नहीं कर सकते। देयर मस्ट बी एन एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑल द टर्म ऑफ द ऑफर। अगर इन्होंने कहा हम अपना घर 1 करोड़ का बेचेंगे तो 1 करोड़ रुपए पे एक्सेप्टेंस देंगे, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, एग्रीमेंट बनेगा ही नहीं। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वुड अमाउंट टू रिजेक्शन ऑफ द ऑफर। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब अगर कोई भी टर्म एंड कंडीशन ब्रीच हो रही है, क्वालिफाई कर रही है, तो ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्टेंस आपकी एक्चुअल नहीं होगी, सही नहीं होगी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जैसे ऑफर कम्युनिकेटेड होना चाहिए, याद होगा लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। वैसे ही अगर एक्सेप्टेंस किया, मान लो ये इन्होंने ऑफर दिया प्रार्थना ने इनको, और प्रखर ने अपने घर में ही कहा चलो सोच रहे घर ले ही लेते हैं, क्या इनके सोचने से और घर में किसी के बोलने से प्रार्थना तक ये सूचना पहुंची? नहीं पहुंची, तो क्या इसको हम एक्सेप्टेंस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो अब एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए ऑफरर को, जिसने ऑफर दिया है उसको बताओगे कि हमने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब और रीजनेबल मोड। अब मोड क्या होता है? जो ऑफर जिस मोड में दिया गया है, जैसे कि इन्होंने अगर रिटर्न में ऑफर दिया है कि इन्होंने एक लेटर लिख के प्रखर को भेजा है कि क्या तुम मेरा घर खरीदोगे, और नीचे अपने कंपनी की अग्रवाल एंड कंपनी करके ऐसे करके स्टैम्प और सिग्नेचर, समझ रहा हूँ? रिटर्न में अगर भेजा है तो एक्सेप्टेंस भी रिटर्न में आएगी। अगर थ्रू वर्ड्स इन्होंने ऑफर दिया है कि क्या प्रखर तुम हमारा घर खरीदोगे, तो प्रखर भी थ्रू वर्ड्स ही उसकी एक्सेप्टेंस देंगे। या फिर अगर कोई मोड स्पेसिफाई नहीं तो जो भी रीजनेबल मोड लगेगा, रिटर्न भी दे सकते हैं या फिर ओरल भी दे सकते हैं।
ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड. इफ ऑफर और प्रिस्क्राइब no mode of acceptance, then acceptance must be communicated according to the reasonable mode such as writing या oral, किसी में भी दे सकते हो. समझ में आया? कोई दिक्कत? acceptance must be given with a reasonable time and before the time lapse. reasonable time का मतलब क्या होता है? मान लो इन्होंने कहा कि हमारा घर खरीदो, तो इन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर तुम बता देना कि घर खरीदोगे या नहीं खरीदोगे. 7 डेज की डेडलाइन इन्होंने दे दी, ठीक है. तो 7 दिन के बाद ये ऑफर प्रखर के लिए क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा. लैप्स कह सकते हो, एक्सपायर भी सही वर्ड है, ठीक है. 7 दिन के बाद ऑफर लैप्स हो जाएगा. जैसे कि हमने कोई क्लासेस से रिगार्डिंग 1000 का कोई डिस्काउंट निकाला और हमने कहा डिस्काउंट वैलिड है केवल 7 डेज के लिए, तो 7 डेज के बाद वो डिस्काउंट लैप्स हो जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा. या फिर रिजनेबल टाइम. अब अगर इन्होंने, प्रार्थना ने ऑफर जो दिया है उसमें कोई भी टाइम नहीं स्पेसिफाई किया है, ये नहीं बोला है कि 7 दिन के अंदर हमारा घर खरीद लेना है या 15 दिन के अंदर हमको बता देना, तो जब तक इनका घर नहीं बिक जाएगा तब तक प्रखर उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं. कर सकते हैं. रीजनेबल टाइम का मतलब तो यही हुआ. रीजनेबल टाइम का मतलब केस के अकॉर्डिंग हम टाइम देखेंगे, केस टू केस वेरी करेगा. समझ रहे हो? तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन स्पेसिफाइड टाइम. स्पेसिफाइड टाइम जैसे फॉर एग्जांपल 7 डेज स्पेसिफाइड टाइम दे रखा है. इफ नो टाइम स्पेसिफाई, अगर कोई टाइम ही नहीं स्पेसिफाई किया गया, एक्सेप्टेंस मे बी मेड विद इन रीजनेबल टाइम. जो भी रीजनेबल टाइम होगा, जब तक घर वर नहीं बिका है तब तक ये ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं. एक्सेप्टेंस शुड बी मेड बिफोर ऑफर लैप्स. एक्सेप्टेंस तब तक दी जा सकती है जब तक ऑफर लैप्स नहीं होता. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी. एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रीसीड ऑफर. कह रहे ऑफर के पहले एक्सेप्टेंस दे सकते हो? नहीं दे सकते हो. तो ये तो समझ में तुरंत ही आ गया होगा कि पहले ऑफर होगा फिर एक्सेप्टेंस होगा. Acceptance must be given after receiving an offer. It should not precede the offer. Acceptance must be given only by the person to whom offer is made. प्रार्थना ने घर बेचने के लिए किससे कहा था? क्या क्लास में और कोई बच्चा बैठा हो इसको एक्सेप्ट कर सकता है? अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा? मान लो अक्षत है, ठीक है, तो अक्षत कहने लगे कि हम घर खरीद लेंगे. अक्षत के पास भी अच्छा खासा पैसा है, ठीक है. तो अक्षत कहने लगे सर हम नहीं खरीद सकते क्या? अक्षत ने कहा हम खरीद लेंगे. लेकिन ऑफर वही बंदा एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर मिला है. समझ रहे हो? कोई दूसरा पर्सन, कोई थर्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं घुस सकता है. मतलब अगर 2 पर्सन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही है, कोई एग्रीमेंट हो रहा है, उसमें कोई थर्ड पर्सन, जब तक वो दोनों पार्टी इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक कोई थर्ड पार्टी ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व नहीं हो सकता है. समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी. एन ऑफर can be accepted only by the person or persons to whom it is made. It cannot be accepted by another person without the consent of the offerer. Offerer के consent के बिना उसको जो है क्या नहीं किया जा सकता? Offerer मतलब प्रार्थना की consent के बिना. प्रार्थना प्रखर को ऑफर दी, मान लो प्रार्थना चाहे तो अक्षत को भी ऑफर दे दे, तब वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते. रिजेक्टेड ऑफर कैन नॉट एक्सेप्टेड. अगर एक बार प्रार्थना ने प्रखर ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया, क्या लगा हम आपका घर नहीं खरीदेंगे, बाद में उनको पता चला मौका तो अच्छा था, घर भी अच्छा था, हमने गलती कर दी, और 2 दिन बाद ये प्रार्थना के बाद फिर से आए, कहने लगे हमने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. नहीं कर सकते. एक बार अगर आपने ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो फिर से प्रार्थना ऑफर देंगी और फिर से आप एक्सेप्टेंस देंगे. मतलब रिजेक्टेड ऑफर एक्सेप्टेड नहीं हो सकता है, उसका केवल रिन्यूअल हो सकता है. रिन्यूअल का मतलब फिर से ऑफर दिया जाएगा, फिर से एक्सेप्टेंस दी जाएगी. रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन रिन्यूअल. ऑफर वंस रिजेक्टेड कैन बी एक्सेप्टेड अगेन अनलेस द फ्रेश ऑफर इज मेड. जब तक फ्रेश ऑफर नहीं मेड होगा तब तक वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी. पढ़ लो इसको एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. हंस बहुत रहे हो, क्या बात है? मनसा क्या है? कोई बात गहरी है? नहीं समझ जाएंगे, बताओ तो तुम.
मुझे कहाँ थे? टाइमिंग भूल गए थे? एग्ज़ाम ना भूल जाना तुम, तो यही हमको डर लगता है कि जिस दिन एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम था 1 घंटे लेट हो गए। हाँ, कंटिन्यू नहीं मिलेगी। हम्म? एग्जाम वालों से कंटिन्यू नहीं मिलेगी। 1 घंटे तक मिलती है। सर आधे घंटे या 45 मिनट तक आधे मतलब 1 घंटे तक हो जाता 15 मिनट पहले से बुलाते हैं वो लोग। है। तो 1 घंटा अगर मानोगे तो 45 मिनट जो 45 हाँ, मिनट वही 1 घंटे जो हमने जोड़ा है वो वहीं से जोड़ा है। 1 घंटे तक नॉर्मली होती है। पर वो जिस टाइम एग्जाम का राइटिंग टाइम स्टार्ट हो तब से 1 घंटा लेट तुम आता 1 घंटे के बाद भी हम एंट्री करवा देंगे, समझ रहे हो? वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, समझ रहे हो? जेन्युइन कॉज बताओ सर, हैं? सीरियस में एंट्री करा देंगे। और क्या हो जाएगा? तुम जेन्युइन कॉज बताओ उन टीचर से, हो जाएगी एंट्री। बहुत ज़्यादा लेट नहीं कि 2 घंटे के बाद जा रहे हो, फिर करने ही क्या जाओगे? फिर करने ही क्या जाओगे? फिर घर पे बैठो, अगला अटेम्प्ट 4 महीने फिर बाद। Communication of offer, acceptance and revocation. Section 4 and 5. Communication of offer is completed when it comes to knowledge of the offering. अब दो चीज़ें हैं, एक ऑफर है और एक एक्सेप्टेंस है, दोनों कंप्लीट कब माने जाएंगे? मान लो प्रार्थना ने प्रखर को ऑफर दिया, तो प्रखर के नॉलेज में आ जाए ऑफर कि हमको ऑफर मिला है, मतलब ये सुन ले, उसको समझ ले। मान लो राइटिंग के थ्रू रिटेन ऑफर गया है प्रखर के पास, तो उसको कब कंप्लीट माना जाएगा? वो उस तक पहुंच जाएगा, वो लेट हो जब पहुंच जाएगा, जब तक तक पोस्ट के द्वारा हमारे पास आ रहेगा हमारा नाम आ जाएगा। अगर तुम्हारे हाथ में भी आ गया ऑफर, जब तक तुम उसको रीड नहीं करोगे और तुम्हारे माइंड में इनकी कही हुई बात नहीं आ जाएगी, तब तक उस ऑफर को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। समझ में आया? इसी तरीके से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा? जब तुम अगर लेटर के थ्रू एक्सेप्टेंस तुमने दिया है तो प्रार्थना उसको खोल के लेटर को पढ़ लेंगी, तब तक आप उसको रोक सकते हैं। मतलब रिवोक करने की अगर बात करें तो प्रार्थना ऑफर तब तक रिवोक कर सकती है जब तक तुम उसको खोल के पढ़ ना लो, और तुम एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकते हो? जब तक प्रार्थना उसको खोल के पढ़ना ले। समझ में आया? इसमें यही लिखा हुआ है, टर्मिनेशन वगैरह। अब एक टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर द टेलीफोन। अगर टेलीफोन पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनसे रिलेटेड क्या प्रोविजन है? कॉन्ट्रैक्ट ओवर द टेलीफोन कैन बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उनको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द एक्सेप्टेंस मस्ट बी ऑडिबल, मतलब प्रॉपर सुनाई देना चाहिए चीज़ें, सारी टर्म्स एंड कंडीशन सुनाई देना चाहिए। हियर्ड एंड अंडरस्टूड बाय द ऑफरर, जो ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन है ऑफरर के द्वारा पूरी सुनाई देनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। इफ ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन टेलीफोन लाइन डेड हो जाती है अगर, एंड ऑफरर डज नॉट हियर द ऑफरीज वर्ड्स ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर ऑफरी या ऑफरर दोनों में से कोई भी बात सुन नहीं पाते हैं, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एट दैट मोमेंट, वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। हमने बताया ना, जब तक बंदा सुन नहीं लेता है, उसके माइंड में बात आ नहीं जाती है, तब तक ऑफर या एक्सेप्टेंस दोनों चीज़ें कंप्लीट नहीं मानी जाती। अब इसका तरीका क्या है? फिर से फोन मिलाओ, होल कन्वर्सेशन को रिपीट करो,
and the offerer hears and understands the word of acceptance, the contract is complete. समझ रहे हो, दोनों लोग अपनी अपनी बातें कहें, ये ऑफर दें, वो एक्सेप्ट करें, और दोनों लोग सुने कि वर्ड एक्सेप्ट इन्होंने कर लिया है, तब कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट माना जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। हाउ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल ऑफ मेड, प्रपोजल को हम लोग ऑफर भी बोलते हैं, बता चुके हैं कई बार, सेक्शन 6। रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है ऑफर का? बाय कम्युनिकेशन टू द नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। आप दो चीजें, मान लो हमने ऑफर जो है, प्रार्थना ने प्रखर को ऑफर भेजा था और लेटर के थ्रू भेजा था। मान लो इन्होंने भेजा था, आज कौन सी डेट है? 14 मंथ ईयर 26, ठीक है। अरे हमको डेट वेट नहीं याद रहती। अब आज के दिन इन्होंने कोई जो है ऑफर भेजा है प्रखर को, और 2 दिन बाद इनको ऐसा लगा कि ये हमने ऑफर गलत दे दिया, हमको ऑफर को रिवोक करना है। रिवोक का मतलब वापस करना है। तो इन्होंने 16/4 को रिवोकेशन लेटर भेजा प्रखर को। क्लियर? अब प्रखर के पास दोनों लेटर पहुंचे। प्रखर अगर ऑफर वाला लेटर पहले खोल के पढ़ लेंगे तो ऑफर हो जाएगा, अगर रिवोकेशन वाला लेटर पहले खोल के पढ़ लेंगे तो रिवोक हो जाएगा। डिपेंड करता है कौन सा पहले लेटर खोल के पढ़ते हैं, समझ रहे हो? दोनों लेटर एक दूसरे में टकराएंगे, जो पहले खोल के पढ़ लिया वो काम हो जाएगा। एक बार इन्होंने ऑफर पढ़ लिया, उसके बाद रिवोक नहीं कर सकते ऑफर। अगर प्रखर ने ऑफर वाला लेटर पहले पढ़ लिया, रिवोकेशन वाला बाद में पढ़ा, तो ऑफर रिवोक नहीं हो सकता है। एक बार ऑफर ऑफरी के नॉलेज में आ गया, उसके बाद वो रिवोक नहीं हो सकता है। समझ में आया? इसी तरीके से एक्सेप्टेंस, प्रखर ने मान लो एक्सेप्टेंस अपनी भेजी, और उसके बाद 2 दिन बाद इनको लगा कि हमको एक्सेप्टेंस नहीं देनी चाहिए थी, रिवोकेशन लेटर भेजा। अब प्रार्थना जो भी पहले खोल के पढ़ लेंगी, अगर उन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर पढ़ लिया पहले तो एक्सेप्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अगर रिवोकेशन लेटर भी पढ़ लिया कि हम जो है ऑफर रिजेक्ट कर दिए, तो रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर? मतलब इनके घर में पड़े हुए हैं दोनों लेटर एक साथ, लेकिन डिपेंड करेगा ये कौन सा पहले पढ़ती। समझ में आया? बाई द लैप्स ऑफ टाइम, पहला तो नोटिस के थ्रू हो सकता है रिवोक, दूसरा बाई द लैप्स ऑफ टाइम, टाइम दे रखा है इन्होंने ऑफर का कि ऑफर आपको 7 दिन के अंदर एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। प्रेस्क्राइब इन सच प्रपोजल फॉर इस एक्सेप्टेंस, और इफ नो टाइम इज प्रेस्क्राइब बाई द लैप्स ऑफ द रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेटेड टू द एक्सेप्टेंस। रीजनेबल टाइम हमने बताया था, मान लो घर बेचने के लिए, क्या घर बिक गया, ऑफर खत्म। बाई द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल द कंडीशन, अगर कोई कंडीशन इन्होंने दे रखी है प्रार्थना ने या प्रखर ने, और दोनों लोगों में से किसी ने एक कंडीशन तोड़ दी, तब भी एक्सेप्टेंस टूट जाएगी, क्योंकि जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है एग्रीमेंट की, वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। बाय द डेट या इंसेंटिव ऑफ द प्रपोजर, जिसने ऑफर दिया है प्रार्थना वही नहीं रहा। क्यों प्रार्थना? या फिर वो क्या हो गया? इनसेन हो गया। इनसेन का क्या मतलब होता है? अरे तुम्हें नहीं कह रहे हैं बेटा, एग्जाम्पल देंगे। क्या चीज? If the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance, acceptance के पहले अगर knowledge में आ गया कि वो बंदा नहीं रहा है या पागल हो गया है। ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड इन द प्रेस्क्राइब मोड, जो मोड दे रखा है कि रिटर्न में दो हमको एक्सेप्टेंस, उस मोड में इन्होंने नहीं दे रखा है, तब भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। द ऑफरी मेक्स द काउंटर ऑफर, जो ऑफरी था उन्होंने काउंटर ऑफर दे दिया, तो पहले वाला ऑफर खत्म। क्लियर? तो हम लोगों ने ऑफर पढ़ लिया है, एक्सेप्टेंस पढ़ लिया है, इसकी कुछ कंडीशन भी पढ़ ली, इसको पढ़ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम लोग कंसीडरेशन पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है सब कुछ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
इसमें एक साइड की बात लिखी हुई है, ऑफरर के साइड की। ऑफरी की तुम समझ लो कि ऑफरी के केस में भी यही होगा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया समझ रहे हो? आगे बढ़े, डन ना डन। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, मतलब बदले में कुछ मिलना चाहिए। अगर ऑफर कर रहे हो, मान लो ये अपना घर दे रही हैं, तो बदले में तुमसे भी कुछ लेंगी, पैसे, बिना पैसों के घर दे देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्यों प्रार्थना? सेक्शन 2D में क्या चीज़? इतना प्रॉफिट है कोई कोई चीज़, और फिर बढ़िया। ने सब कुछ बोला ही नहीं, तुम लोग खुद बोलते रहते हो। हाँ, सेक्शन 2D कंसीडरेशन, when at the desire of the promisor the promisee or any other person has done or abstain from doing or does or abstain from doing or promise to do or abstain from doing something, such act or abstain or promise is called consideration। समझ में आया? आ गया? आगे बढ़े हैं? देखो, हम सब इसीलिए हमको तुम लोगों ने पैसा दिया है, ऐसे नहीं समझ में आएगा है? जब हम फाउंडेशन पढ़ाते, क्या चीज़? हाथ नहीं बनाए ये ठाकुर है इसके हाथ नहीं। जब हम फाउंडेशन में पढ़ाते थे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे, तो ऐसे हमारी आदत है कि ऐसे ही मतलब एग्जाम्पल बना के बताते हैं। तो एक कोई मतलब होगा प्रोफेसर ऑफ हाउ, समझे? वो 3D रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बनाता है। तो जो तन्मय लोग नहीं है इंटरमीडिएट में भी इस समय, वो लोग कहते थे कि सर जैसे कोई टॉपिक उनको नहीं समझ में आया, तो कहते थे सर 3D रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताइए समझ रहे हो? हाँ, तो मान लीजिए ये हम हैं, और ये आप हैं, ठीक? ये आपके फादर हैं, हम प्रॉमिसर हैं या फिर ऑफरर भी कह सकते हो, और आप हैं क्या? प्रॉमिसी या ऑफरी, ठीक है? समझ गए ना? अब हम लोगों के बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस वाला चल रहा है कि हम लोगों का एक एग्रीमेंट हुआ है कि हम आपको पढ़ाएंगे, टीचिंग देंगे, और आप हमें क्या देंगे? पैसा, समझ लो, मनी। अब पैसा अगर देना है, पैसा क्या है? कंसिडरेशन। टीचिंग क्या है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन दोनों फॉर्म में हो सकती है, मनी में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है। हम जो दे रहे हैं वो काइंड में है, आप जो दे रहे हो मोनेटरी में है। समझ में आया? अब अगर हम बात करें तो कंसिडरेशन मतलब फीस आप खुद भी दे सकते हैं, आपके फादर भी दे सकते हैं। समझ में आया? ऐसा ही होता है, कुछ लोग खुद फीस लेके आते हैं, कुछ लोग फादर के साथ आते हैं, वो फीस पेमेंट करते हैं। तो कंसिडरेशन जरूरी नहीं जो ऑफरी है वही दे, ऑफरी के अलावा कोई थर्ड पर्सन भी कंसिडरेशन पे कर सकता है। समझ में आया? दूसरा पॉइंट, जो कंसिडरेशन है वो हो सकता है पास्ट में कुछ कंडक्ट किया गया हो, वो वाला हो। जैसे कि आपके पापा की शॉप थी, ठीक है, वो वहां से हम खूब सामान लाए थे, ठीक है, करीब 1 लाख रुपए का बिल था हमारा, और पापा आपको हमारे पास फाउंडेशन की कोचिंग कराने के लिए लाए, तो हमारा वो बिल बाकी था पहले से 1 लाख रुपए का। वो क्या है? वो पास्ट कंसिडरेशन है। पास्ट है कि पहले तुम्हारे मतलब पापा हमें वो दे चुके हैं, सामान दिया उन्होंने, कंसिडरेशन है, हमें पेमेंट करना है, बदले में अब हम तुम्हें सर्विस देंगे, मतलब हम तुमसे अब फीस नहीं चार्ज करेंगे, हम तुमको फ्री में पढ़ाएंगे। क्या वो फ्री होगा?
उसके बदले में तुम्हारे पापा पास में कंसीडरेशन दे चुके हैं। दोनों बातें समझ में आई। कंसीडरेशन मूव हो सकता है एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। अब यहाँ पे प्रोमिसर हम थे, तो हमारी डिजायर पे, हमारी इच्छा पे कंसीडरेशन मूव करेगा। मतलब हम अगर कहेंगे कि हम तुम्हारी वजह तुम्हारे पापा से पैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, तभी हम कर सकते हैं। अगर हम कह देंगे कि हम पापा से पैसे या किसी थर्ड पर्सन से पैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो तुम्हें खुद पेमेंट करना पड़ेगा। तो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर ये डिपेंड करेगा कि कंसीडरेशन कैसे पे करोगे तुम। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब इसको जरा पढ़ते हैं। दोनों पॉइंट याद रखना कि तुम्हारी जगह तुम्हारे पापा भी पेमेंट कर सकते हो, पास कंसीडरेशन भी हो सकता है। क्लियर? अब यहाँ पे पढ़ो, समझ लो क्या लिखा है। When at the desire of the promiser, promiser मतलब हम थे, हमारी डिजायर पे the promisee और any other person, promisee मतलब तुम थे या कोई अदर पर्सन मतलब तुम्हारे पापा, had done का मतलब had done ये पास्ट टेंस लग रहा है, क्यों? है ना? किया गया, किया जाए, फ्यूचर में आ जाए। देखो, हैड डन, उसके बाद और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करना या किसी चीज को रोकना भी होता है। मतलब ऑफर दोनों तरीके से होता है, कुछ करने के लिए भी होता है, कुछ ना करने के लिए भी होता है। तो कंसीडरेशन कुछ करने के लिए दिया गया हो या कुछ ना करने के लिए दिया होगा। और डज का मतलब यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट में तुम्हारे पापा आके हमें कैश में पकड़ा दे पैसा, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब कुछ करने के लिए पैसा दे, कंसीडरेशन दे, या तो कुछ ना करने के लिए दे। और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, समझ रहे हो? समथिंग, कुछ करने मतलब कुछ कर रहे हो या कुछ करने के लिए ना दे रहे हो, सच एक्ट और अब्सटेन और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस। मतलब ये कुछ करने या ना करने के लिए जो भी दिया जा रहा होगा उसको हम लोग कंसीडरेशन कहेंगे उस प्रॉमिस के लिए। ये पूरी तुम्हारी डिफिनेशन थी, जो कि तुमको 2 पॉइंट अगर समझोगे जो हमने बताए एग्जाम्पल के थ्रू, तो तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मीनिंग अलग होती है, डिफिनेशन अलग होती है, पता है? अच्छा, मीनिंग और डिफिनेशन में डिफरेंस क्या होता है? जो पढ़ चुके हैं बच्चे फाउंडेशन वो नहीं बोलेंगे। मीनिंग और डिफिनेशन में डिफरेंस, या फिर मीनिंग छोड़ो, 2 चीजें लिखी होती हैं। एक लिखा होता है मीन्स, लिखा होता है दिस मीन्स ऐसे करके लिखा होता है। तो मीन्स का मतलब क्या होता है और डिफाइन का मतलब क्या होता है? Define like in little words और means जो हमें समझ में आए। मीन्स, अच्छा, और Means is the exact translation or a definition in whose features and characteristics. एक और होता है लॉ में, इंक्लूड्स। मीन्स, इंक्लूड, डिफाइन। अब बताओ, ये लॉ की डिक्शनरी है जो धीरे धीरे करके बताते रहेंगे, ठीक है? इंक्लूड भी लिखा होगा, इससे लिखते नहीं कि पार्टनरशिप इंक्लूड और आगे लिखे होते हैं वर्ड्स, पूरा पैराग्राफ। बोलो, नहीं पता? बताएं। मीन्स का मतलब होता है एग्जैक्ट सेम टू सेम जो लॉ में लिखा है। मीन्स का मतलब है कि अगर किसी भी जो है चीज की मीनिंग लिखी जा रही है, उसमें लिखा है कि कंपनी या कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, लिखा है कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, और मीन्स के आगे मान लो 2 लाइनें लिखी, तो इन 2 लाइनों के अलावा इसमें कुछ नहीं ऐड ऑन हो सकता है। तुमको एग्जैक्ट वही 2 लाइनें ही याद रखनी है। आगे चल के इसमें अमेंडमेंट भी नहीं आ सकता है। मीन्स में चेंज होगा तो ये पूरा ही पूरा हट जाएगा और दूसरा आ जाएगा। क्या बताया हमने? मीन्स जो लिखा होता है वो फिक्स होता है लॉ के द्वारा। इंक्लूड में क्या होता है? इंक्लूड अगर लिखा है, जैसे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड और आगे चीजें लिखी हुई है, इसका मतलब लॉ मेकर अभी कंफर्म नहीं है कि इसको हम फिक्स कर दें।
अभी इसमें और भी एडिशनल चीज़ें वो लोग ला सकते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू, अमेंडमेंट्स के थ्रू चेंज करके। समझ में आया? इंक्लूड का मतलब है कि और भी चीज़ें उसमें ऐड हो सकती हैं। मीन्स का मतलब है परमानेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? डिफिनेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को डिफाइन करना किसी राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जैक्ट किसी चीज को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करना, दैट इज डिफिनेशन। समझ में आया तीनों चीजों का मतलब? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। लिखा है कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, इट मे बी एक्ट और एब्सटेन और प्रॉमिस। हमने बताया था कंसिडरेशन कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। कुछ करने के लिए अभी एग्जांपल दिया, प्रार्थना ने घर बेचने के लिए बोला प्रखर से। कुछ ना करने के लिए हमने टीचिंग वाला एग्जांपल दिया था, लॉ पढ़ाने वाला। याद है सबको? नहीं याद है? बोले गजनी बन गए तुम लोग हैं? हमने बताया था मान लो कोई टीचर आए और एक सूटकेस या ब्लैंक चेक लेके आए कि आप लॉ नहीं पढ़ाएंगे, याद है? कुछ ना करने के लिए वो लोग दे रहे हैं कंसिडरेशन कि आप पढ़ाएंगे नहीं, पैसा देंगे आप, हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे, मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं। ब्लैंक चेक वाला ऑप्शन अच्छा रहेगा, है ना? ब्लैंक चेक में जो चेक होती है उसमें इतना बॉक्स खाली होता है, देखा होगा, कल हमने भर के देखा था। सारे बहुत जीरो, जैसे एक हमने इतना बड़ा बॉक्स होता है जितना बड़ा हमने बनाया है, समझ रहे हो? इसमें एक लिख दो ऐसे करके और जीरो लगा के चले जाओ, गिनो गिनो, और इससे बड़ा ही बॉक्स होगा, छोटा नहीं। 12 है, कितना हो गया? उसके बाद हम निकल जाएंगे कहीं, लखनऊ में नहीं रुकेंगे। समझे? समझ में आया इतना? कोई दिक्कत? ब्लैंक चेक वाला ऑप्शन ले लेंगे। नोट, एज पर सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। कोई भी एग्रीमेंट अगर विदाउट कंसिडरेशन किया जाता है तो वो वाइड होता है। मतलब अगर आप के कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो वाइड हो जाता है। कंसिडरेशन होना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए, कुछ ना कुछ बदले में आदान प्रदान होना चाहिए। क्लियर? अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले टाइप ऑफ कंसिडरेशन हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन का हमने एक एग्जांपल दिया, क्या कि पास्ट कंसिडरेशन में आपके पापा से हमने सामान पहले से लिया हुआ था, ठीक है, तो वो पास्ट कंसिडरेशन है और आप आके प्रेजेंट में हमसे पढ़ रहे हैं। क्या प्रेजेंट में कोई कंसिडरेशन दे रहे हो? तुम पैसा में दे रहे हो? नहीं दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे पापा ने दिया हुआ है, दैट इज पास्ट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन, पैसा दो पढ़ो, दैट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन, कोई बच्चा है जिसके पास पैसे नहीं है अभी, हमने कहा कि आप हमको 6 मंथ्स बाद, 2 महीने बाद पैसे दे दीजिएगा, दैट इज फ्यूचर कंसिडरेशन। हमको फ्यूचर में कंसिडरेशन मिलेगा, मतलब एक पार्टी अपना कंसिडरेशन प्रेजेंट में देगी और दूसरी पार्टी अपना कंसिडरेशन फ्यूचर में देगी। समझ में आया? कोई दिक्कत? इस तीनों पॉइंट को पढ़ लो। क्यों? हमने अभी बाइलेटरल या फिर यूनिलेटरल बताया ही। एक पार्टी से कंपेयर
पार्टी अगर करेंगे तो तुम ये समझ लो कि कॉन्ट्रैक्ट ही फ्यूचर डेट को शिफ्ट हो जाएगा ना, कंसिडरेशन नहीं शिफ्ट होगी, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही शिफ्ट हो गया कि दोनों पार्टी अपनी जो एग्जीक्यूशन है वो फ्यूचर डेट को करेंगे। फ्यूचर कंसिडरेशन तब आएगा पिक्चर में जब एक पार्टी कोई प्रेजेंट में हो जो अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर रही है। क्लियर? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े हम, बढ़े? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। समझे? हंस क्यों रहे? कुछ नहीं। हाँ, एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन जो है प्रोमिसर की डिजायर पे मूव होना चाहिए। मतलब कि हमने अभी ऊपर एग्जांपल लिखा हुआ था, जैसे अपना ये कहाँ गया हमारा 3D रिप्रेजेंटेशन, ये हम कौन थे? प्रोमिसर। तो हम जैसा चाहेंगे, हमारा मन होगा हम कंसिडरेशन आपके फादर से लेंगे और हमारा मन होगा हम आपसे लेंगे, तो हमारी डिजायर पे मूव करेगी कंसिडरेशन। समझ में आ रहा है? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, whatever is done must have done at the desire of the promiser, not voluntary or not at the desire of the third party। आप अपनी इच्छा से कोई एक्ट नहीं कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा से या फिर कोई थर्ड पार्टी के कहने पे आप कंसिडरेशन की फॉर्म चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको प्रोमिसर की कंसेंट हमेशा लेनी है। अब इसमें एग्जांपल है, एग्जांपल पढ़ो। पहला एग्जांपल समझ में आया? कुछ आया? किसके आया बताओ, हैंड रेज करो। बताओ। दिव्यांशी। अरे वही ठीक है, सरनेम क्या है तुम्हारा? द्विवेदी बोल। आगे। हाँ, इसमें दो पार्ट हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, दोनों पार्ट अलग अलग एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यहाँ तक एक पार्ट है और इसके आगे दूसरा पार्ट है। सर एग्जाम्पल के थ्रू ये सर जैसे आप मुझे बता रहे हैं अगर हमारा मतलब सर आप तो लोग लेते हैं। नहीं नहीं, हमारा नहीं, अगल बगल वालों का लो। हाँ, तो जैसे मैंने इससे कहा कि मुझे पेन चाहिए, तो मैंने इससे कहा है तो इसके लिए मैं इसे कंसिडरेशन दूंगी। और अगर ये खुद से ऑफर करेगी तो मेरा पेन ले लो, तो फिर सही बताया इसने कि अगर हम मान लो, इसका कहना ये है कि एग्ज़ाम आप देने गए अगर, और एग्ज़ाम में आपके पास ब्लैक पेन या ब्लू पेन नहीं है और पीछे वाले या बगल वाले बंदे ने अच्छा बनने के चक्कर में खुद से ऑफर कर दिया कि मेरा पेन ले लो, तो वो कुछ कंसिडरेशन बदले में नहीं ले सकता है, क्योंकि वो खुद से अपनी इच्छा से उसने दिया है हमें। लेकिन अगर वही चीज़ हम उससे मांगे कि एक पेन हमें दे दो, तो उसके बदले में वो उसका कंसिडरेशन चार्ज कर सकता है। हमने एक वर्ड लगाया कैन, सकता है, ऐसा नहीं करेगा ही करेगा, ये परमानेंटली होता ही होता है, लेकिन एज पर लॉ वो कर सकता है चार्ज। तो नेक्स्ट टाइम पेन देने से पहले 10 बार सोचें। समझे? अब अच्छा, इसमें क्या एग्जांपल है? मुन्ना सर्किट, मुन्ना भाई MBBS और मुन्ना भाई लगे रहो, मुन्ना भाई सबने मूवी देखी होगी, देखी है? किसने नहीं देखी है? देखो, 3-4 मूवी तुमको देखनी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते समय देखनी पड़ेगी। एक ये मुन्ना भाई, दूसरी तुमको देखनी पड़ेगी वेलकम, समझ रहे हो, और हेरा फेरी। ये मतलब कल्ट मूवीज हैं जो सबने देखी हैं। देखी है? नहीं, सर के सामने कैसे बोले मूवी देखी है लेकिन सबने देखी है, हमें पता है, तो इसीलिए हमने एग्जाम्पल डाले हैं थोड़ा सा। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम? मुन्ना जो है सर्किट के घर में आग लग गई, मुन्ना अपनी इच्छा से गए,
वॉलेंट्री एक्ट का था, अपनी इच्छा से गए, उनके घर की आग वाग सब बुझाई, अपने यहाँ का पानी वानी ले जाके सब डाला, अपने मन से ये काम किया है, तो कोई भी जो मुन्ना है वो पैसे वगैरह डिमांड नहीं कर सकते। लेकिन बट इफ मुन्ना गोज सर्किट हेल्प्स एट सर्किट रिक्वेस्ट, सर्किट भागते हुए आए कि हमारा घर बचवा दो चल के, और वो गए और उसमें जो भी एक्सपेंसेस वगैरह उनका हुआ होगा, जो भी पानी वगैरह लगा होगा, मान लो पानी के लिए इन्होंने मोटर ऑन किया और करीब 6-7 घंटे मोटर चला, पानी वाला जो होता है, और वो मोटर फूक गया, तो जो भी उसका कंपनसेशन होगा, जो भी पैसे वगैरह होंगे वो चार्ज कर सकते हैं, सर्किट से कर सकते हैं कि नहीं। देयर इज अ गुड कंसिडरेशन एज सर्किट डिड नॉट विश टू डू ग्रेजुअसली विदाउट कंसिडरेशन। अब इसमें एक और है, उदय भाई और मजनू भाई, ये जानते होगे तुम लोग, उदय और मजनू। उदय भाई एग्रीज टू सेल हिज हॉर्स टू मजनू भाई फॉर 50,000। Here consideration for उदय भाई for selling his horse to मजनू भाई, consideration for 50,000। यहाँ पे दो बात लिखी हुई है, उदय है और मजनू है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है उदय मजनू को हॉर्स वो सेल कर रहे हैं, तो हॉर्स हम यहाँ पे बना नहीं पाते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। कितने रुपए का? 50,000 रुपीज़ का। तो उदय क्या देंगे? हॉर्स देंगे मजनू को, और मजनू क्या देंगे? 50,000 रुपीज। दोनों के बीच में देखोगे एक वैलिड कंसिडरेशन है, यही एग्जांपल है। समझ में आया? कोई दिक्कत? पढ़ लो इसको। पढ़ लियो आगे। कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन मे का मतलब जहाँ पे भी मे लिखा होगा, कैन लिखा होगा, इसका मतलब होगा ऑप्शन होता है। क्या होता है? और जहाँ पे भी मस्ट लिखा होगा, इसका मतलब होता है कंपल्सन, ये काम करना ही करना है, इसमें ऑप्शन नहीं है। क्लियर? कैन लिखा होगा और जहाँ पे कुड लिखा होगा वहाँ पे भी कंपल्सन है। क्लियर? तो ये कहा गया कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसी दे सकता है या कोई अदर पर्सन दे सकता है, थर्ड पर्सन दे सकता है, नॉट पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी दे सकता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे तुम्हारे बीच में टीचिंग का हो रहा है, पापा पार्टी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हारे पेरेंट्स हैं नहीं है, लेकिन पेरेंट्स तुम्हारे फीस पे कर सकते हैं, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। कंसिडरेशन मे बी फर्निश्ड इवन बाय अ स्ट्रेंजर अंडर इंडियन लॉ। इंडियन लॉ के अंडर स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट भी अगर चाहे तो कंसिडरेशन दे सकता है। कंसिडरेशन कैन बी फ्रॉम एनी डायरेक्शन, इवन स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑफर कंसिडरेशन। इसका केस लॉ है चिनैया वर्सेस रमैया। समझ रहे हो? कह रहे कोई स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कंसिडरेशन दे सकता है। अब ये केस क्या है? चिनैया वर्सेस रमैया। समझना है केस लॉ, मजा आएगा इसमें, यहाँ समझते हैं। किसी को पता है इसके बारे में, केस लॉ के बारे में पता है? और किसको पता है? आपको भी पता है? क्या पता है? बेसिकली इसमें एक मदर होती थी, उसने बोला कि वो अपने ब्रदर को साथ में देगी, लाइक उनकी कोई प्रॉपर्टी समझी थी, एंड बट फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर बाद में बोला था कि उनकी डॉटर की देगी साथ में, बट डॉटर कुछ टाइम के लिए देती है, फिर बाद में मना कर देती है। सही बताया। देखो इस केस में क्या हुआ था, एक ओल्ड लेडी थी। अब ओल्ड एज में तुम लोग जानते ही हो कि एक केयर टेकर की ज़रूरत होती है, जो कि मतलब नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में हेल्प करे। तो ओल्ड लेडी थी और इनकी एक छोटी डॉटर थी, और एक ब्रदर थे, ठीक है। तो ओल्ड लेडी ज़्यादा ही ओल्ड थी, तो इनको एक केयर टेकर की ज़रूरत थी, डॉटर भी इनकी छोटी थी, तो इसलिए ब्रदर इनके इन्हीं के घर पे रहते थे और इनकी पूरी देखभाल वगैरह करते थे। लेटर ऑन कुछ साल बीतते गए और इनकी जो ओल्ड लेडी थी वो एक्सपायर हो गई, लेकिन इन्होंने ये जो अपनी विल बना के गई, उस विल में एक क्लॉज था
कि सारी प्रॉपर्टी हमारी डॉटर को चली जाती है, लेकिन हमारी जो डॉटर हैं वो जो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो ब्रदर को पे करेंगे। कौन पे करेगा? डॉटर पे करेंगी। किसको पे करेंगी? ब्रदर को पे करेंगी। तो उसमें एक प्रोविजन आ गया, क्या? डॉटर जब बड़ी हुई, थोड़ी समझदार हुई, तब उसने क्या किया? केस कर दिया। किसके ऊपर? ब्रदर के ऊपर। कहने लगी कि हम तो इनको पैसे दे रहे हैं, तो हमारी तरफ से तो कंसिडरेशन है। डॉटर इनको मान लो फॉर सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं 10,000 रुपीज दे रही हैं पर मंथ, तो डॉटर की तरफ से कंसिडरेशन मूव हो रही है, लेकिन ब्रदर की तरफ से कुछ कंसिडरेशन जा रहा है इनको। तो कह रहे हैं कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट में चैलेंज कर दिया, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऊपर जो हमने पढ़ाया वो एक रूल था कि जो कंसिडरेशन है वो कोई भी पर्सन दे सकता है, मूव हो सकता है एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। अगर यहाँ पे देखा जाए कोर्ट का ये जजमेंट आया कि जो आप ये 10,000 रुपीज मेंटेनेंस दे रही हैं उसके बदले में कंसिडरेशन आपको ओल्ड लेडी ने दिया है। समझ रहे हैं? तो ब्रदर के साइड का जो कंसिडरेशन है वो कौन दे रहा है? ओल्ड लेडी। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और आपको मंथली मेंटेनेंस देना पड़ेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे ही डिफिकल्ट केस को ऐसे ही हम लोग समझेंगे। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लो, वही लिखा हुआ है जो हमने बताया है। एक सेकंड रुकना, आ रहे हैं। पढ़ लिया? पक्का? आगे समझ में वही सब लिखा हुआ है? क्लियर? इजी है। लिखा है कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू। कंसिडरेशन की कुछ वैल्यू होनी चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। मतलब चाहे कंसिडरेशन 2 रुपए की हो, 10 रुपए की हो, आई लॉ की नज़रों में उसकी मोनेटरी टर्म्स में कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। इट मे बी एक्ट और एब्सटेन और रिटर्न प्रॉमिस। किसी काम के लिए भी हो सकता है, कोई निगेटिव एक्ट के लिए भी हो सकता है कंसिडरेशन। जैसे प्रॉमिस नॉट टू स्मोक इज़ अ निगेटिव एक्ट। जैसे कि तुम लोग स्मोक करते हो मान लो, मतलब कोई भी एक स्टूडेंट, मान लेते हैं, नाम नहीं लेते हैं, कोई भी एक स्टूडेंट, ठीक है, स्मोक करता है और उसके पापा उससे कहते हैं अगर तुम 1 साल स्मोक नहीं करते हो तो तुमको हम ये गिफ्ट दे देंगे। समझ रहे हो? अब ये पता कैसे चलेगा? ये लोग भी, ये तुम लोग सोच रहे होगे ना घर से छुप के कर लेंगे हैं। तो पापा कह रहे हैं ब्लड टेस्ट कराएंगे तुम्हारा 1 साल के बाद। ब्लड टेस्ट में सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर देखोगे तो एक निगेटिव एक्ट है, कुछ ना करने के लिए तुमको कंसिडरेशन मिल रहा है। समझ रहे हो? कि स्मोक मत करो। प्रॉमिस नॉट टू रिफर द मैटर टू कोर्ट। कोर्ट में मैटर को रिफर मत करो। जैसे कि एक 2018 में
17 में हमारी एक कज़न की शादी थी। 17, हम छोटे थे काफ़ी, 12th में थे, 17-18। तो उस 12th में थे, हमारे 12th के बोर्ड्स के बीच में उनकी शादी थी। तो बोर्ड्स के बीच में हम शादी अटेंड किए थे। तो उसमें उनकी शादी में क्या हुआ कि जो वो पटाखे वगैरह नहीं उसके आगे जो है रखते हैं, तो पटाखे दगते थे, तो उसमें पटाखे में एक रॉकेट ऊपर जाके ऐसे करके दगा और उसकी कोई भी एक चिंगारी टाइप की और कोई झोपड़पट्टी होगी बगल में, वहाँ पे जाके लग गई। अब उसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है, मतलब वो तो हर जगह पे पटाखे वगैरह जलते हैं। और वहाँ पे एक लड़का था, वो एक्सपायर हो गया 15-16 साल का, समझ रहे हो। हालांकि हम लोगों के साइड से गलती नहीं थी, क्योंकि वो लड़के वाले थे, हमारी कज़न की शादी थी तो हम लोग तो लड़की वाले थे, तो जलाया उन्होंने। लेकिन वेन्यू हम लोगों का था, जो लॉन था, रिजॉर्ट, वो हम लोगों का था। तो जो लाइबिलिटी थी वो हम लोगों के, बुकिंग हम लोगों के नाम पे थी, समझ रहे हो। तो लाइबिलिटी हम लोगों के नाम पे आई। मतलब डेथ हो जाना बहुत बड़ा केस हो गया, समझ रहे हो। हालांकि ये एक्सीडेंटल केस था, एक्सीडेंट ही हुआ। तो उस केस में फिर क्या हुआ, उस केस में कोर्ट में मामला ना रिफर करने के लिए उनकी फैमिली को 15 लाख रुपए दिए गए थे उस टाइम। तो ये क्या हो रहा था, ये कुछ ना करने के लिए कंसिडरेशन दिया जा रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। कुछ ना करने के लिए कंसिडरेशन दिया जा रहा है, ना करने के लिए कि आप मैटर को कोर्ट में नहीं ले जाएंगे, उसके लिए हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, कंसिडरेशन दे रहे हैं। समझ में आया। लाइव एग्जांपल दिया तुमको, लाइव इंसिडेंट हुआ है, समझ में आया। प्रॉमिस टू परफॉर्म एट द वेडिंग एनिवर्सरी और बर्थडे पार्टी। अब आप बर्थडे पार्टी, वेडिंग्स वगैरह में देखो, एक्टर्स वगैरह को बुलाते हैं, डांस वगैरह ऐसे करके होता है, और उसमें भी उनको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलता है। एक्टर्स को, सिंगर्स को बुलाते हैं, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए लेते हैं। तो कुछ करने के लिए वो कंसिडरेशन ले रहे हैं। तीनों पॉइंट समझ में आए, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। कंसिडरेशन आपकी पास्ट हो सकती, प्रेजेंट हो सकती, फ्यूचर हो सकती है। विच प्रोमिसर इज ऑलरेडी नॉट टू बाउंड टू डू अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ। हमने बताया था जो अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो पूरा ब्रिटिश लॉ की कॉपी। हमने कहा था 95% तक सब सेम है, 5% के कुछ डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस यहाँ पे तुमको मिलेगा कंसिडरेशन में। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन तीनों फॉर्म में हो सकती है, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी। वही हमने ऊपर लिखा भी है। लेकिन अगर इंग्लिश कॉमन लॉ की बात करें तो कंसिडरेशन केवल प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकती है। पास्ट कंसिडरेशन को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते। पास कंसीडर नो, नॉट कंसीडर्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ। समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोगों को अपना वाला याद रखना है, अपने घर की बात याद रखनी, दूसरे घर की बात क्या ही करेंगे याद करके, लेकिन एमसीक्यू वगैरह में फंस सकता है, तो याद रखना। लिखा है इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज लॉफुल। कह रहे हैं जो कंसिडरेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए। कोई भी अनलॉफुल एक्ट के लिए या कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं ऐसा कोई काम जो प्रोहिबिटेड हो लॉ के द्वारा, मतलब फॉरबिडन हो, मना किया गया हो, उसके लिए कंसिडरेशन ना हो। और इज सच नेचर दैट इफ परमिटेड दैट विल डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। और कोई किसी ऐसे नेचर को हो जिसको अलाउ कर दोगे अगर, तो लॉ का प्रोविजन कोई ब्रेक हो जाएगा, ऐसा कोई काम। और इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। किसी दूसरे की पर्सन की जो है इंजरी वगैरह उसमें छिपी हो, प्रॉपर्टी की इंजरी छिपी हो, और द कोर्ट रिगार्ड्स इट्स इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि कुछ चीजें हैं जो इमोरल हैं, अनैतिक हैं, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, वो काम आप नहीं कर सकते। समझ में आया। तो हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें पढ़ी। एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन, इसको एक बार पढ़ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
स्वेटर या जैकेट अपने साथ लेके आया था? भूल गई? निकाल लो। एक काम करो, एक जैकेट वगैरह लाके यहीं पे रख दो परमानेंटली, लाना ले जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा वहाँ पर निकले तो इतनी गर्मी होती, लगता है जैकेट लेके आओ फिर यहाँ बैठो तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, हमें